Welcome to today's session. Is it audible? Yes, sir. Okay. So, today we are going to talk about special permits. We are going to talk about health certificates also. When we talk about travel documentation, Yes, sir. in travel documentation we have got various documents as we have discussed earlier, like passport, visa, and the role of travel agency in facilitating to obtain such documents. But at the same time, there are various documents in terms of health certificates that are also required in during travel, especially international travel. You know, I can give you an example right now. अभी आप देखें, अभी जो लोग ट्रैवल सर करते वॉइस हैं, कट कट के आ रही है। आवाज काट करके आ रही है। एक मिनट, आई थिंक our signal is bit low. Just a moment. Okay, how is it now? अब सर क्लियर है। अब ठीक है। ओके, अगर आवाज जी में सर। कुछ प्रॉब्लम लगी तो मुझे बताना। तो जी सर। जो हम बात कर रहे हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन की, अभी मैं आपको आज की एग्जांपल दूंगा। आजकल आप देख रहे हैं जो लोग ट्रैवल करते हैं, इवन जो अपनी मतलब अपनी कंट्री के अंदर, हम डोमेस्टिक ट्रैवल की भी बात कर लेंगे। इस वक्त अगर कोई दिल्ली से आएगा, किसी जगह से आएगा, तो उसको एयरपोर्ट पे जहाँ पे, अगर यहाँ पे तो रेलवे स्टेशन है सच भी, तो बाहर रेलवे स्टेशन पे उधमपुर में या किसी जगह, तो वहाँ पे बाज़ाबिता सेंटर्स लगे गए हैं जहाँ पे उनको बाज़ाबिता टेस्ट किया जाता है, उनका सैंपल लिया जाता है, उनको क्वारंटाइन सेंटर भेजा जाता है। तो उसके बाद जब उनका टेस्ट ठीक आता है तो उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दी जाती है, तो फिर उनको घर भेजते हैं होम क्वारंटाइन के लिए कुछ दिन। तो ये इसी तरीके से, क्योंकि आजकल जो पेंडेमिक है ये ग्लोबल है, लेकिन इसी तरीके से बहुत सारी जगहों पे कुछ वायरल इन्फेक्शंस या कुछ डिसीजेस पाए जाते हैं, जिसके लिए वो कंट्री प्रिवेंटिव मेजर्स in action, they have some preventive measures in action in place। तो उसमें वैक्सीनेशंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। आप देखते हैं कि जब हमारे हाजी साहिबान जाते हैं हज के लिए, तो उनको भी कुछ वैक्सीन्स पहले करने पड़ते हैं। तो उसके बाद उनको बाज़ाब्ता सर्टिफाई किया जाता है कि इनको ये वैक्सीन्स किए गए हैं। तो उसके बाद वो अलाउ होते हैं, जब वो हज के लिए जाते हैं तो वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं whether they are properly vaccinated for this particular type of disease or not। तो ये चीज़ें अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग वैक्सीनेशंस की ज़रूरत पड़ती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट ऑफ दैट प्लेस। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में येलो फीवर एक बीमारी है, वो ज़्यादा पाई जाती है। तो उस कंट्री में अगर किसी को जाना होगा, या उन कंट्रीज़ में इफ़ पीपल आर विलिंग टू विजिट सच कंट्रीज़, the tourists need to go for that particular type of vaccination before they are allowed to visit that place। तो वो चीज़ें जो है, वो सर्टिफिकेट उसको साथ रखनी पड़ती हैं कि that this person is already vaccinated for this type of disease।
तभी उसको अलाउ किया जाता है. अदरवाइज देयर कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर द टूरिस्ट. ही मे बी स्टॉप्ड at the airport. That is why the role of tour operators, travel agencies is vital here, because travel agency is already familiar with these type of things. They are already aware. उनको पता होती हैं कि किस कंट्री के लिए किस टाइप के वैक्सीन्स की ज़रूरत पड़ती हैं. तो वो पहले ही अपने जो टूरिस्ट्स हैं उनको उस टाइप की वैक्सीनेशन करवा के रखते हैं, और वो हेल्थ सर्टिफिकेट्स वो पहले ही हासिल करके रखते हैं. दे ऑब्टेन दोज हेल्थ सर्टिफिकेट्स so that what they will do, so that they will facilitate the visit of their tourists to that particular place. या इसी तरीके से कोई लेडी होती हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस केस में भी कुछ सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो डॉक्टर हैं उसका गायनिकोलॉजिस्ट वो सर्टिफाई करता है कि दिस लेडी कैन ट्रैवल, मतलब इसको कोई हैज़ार्ड नहीं है ट्रैवल करने में. अदरवाइज उस केस में भी रोक सकते हैं उसको, अगर उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि परमिशन होना चाहिए उसके डॉक्टर का. तो वो चीज़ें एडवाइस करता है एक ट्रैवल एजेंट, बिकॉज ट्रैवल एजेंट को ये चीज़ें पता होती हैं जो नॉर्मली एक टूरिस्ट को पता नहीं होती हैं, और वो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में फंस जाता है फिर रास्ते में. इसी तरीके से देयर आर सम पीपल हु हैव सम सॉर्ट ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट्स जिनको लगा के होते हैं. जैसे कि मैं बात करूँगा पेस मेकर. बहुत सारे लोगों को जिनको कार्डियक प्रॉब्लम होती है तो पेस मेकर लगा होता है. तो उस केस में भी एक हेल्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है उस शख्स को, बिकॉज अ पर्सन हु इज़ हैविंग अ पेस मेकर, उसको, क्योंकि एयरपोर्ट्स पे क्या होती हैं, चेक्स होते हैं, सिक्योरिटी चेक. और सिक्योरिटी चेक जहाँ पे होता है वहाँ पे मशीन्स लगी होती हैं, और वो मशीन जो हैं, जो वो स्क्रीनिंग इक्विपमेंट है, वो स्क्रीनिंग इक्विपमेंट कभी पेस मेकर जैसे डिवाइस के साथ इंटरफेयर कर सकता है. इंटरफेयर करने से मे बी उसको उस शख्स को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसके हार्ट पे असर हो सकता है. तो अगर ऐसा कोई डिवाइस किसी को लगा है तो उसके लिए भी एक बाज़ाबिता हेल्थ सर्टिफिकेट ऑब्टेन करनी पड़ती है. दैट पेशेंट हैज़ टू ऑब्टेन अ हेल्थ सर्टिफिकेट विच मेंशंस, विच इज़ certified by the prescribed authority, a cardiologist in that case, and who certifies that this machine is subjected to some sort of error during screening. तो उसमें उसको वहाँ पे मैन्युअली स्क्रीन किया जाता है ऐसे शख्स को. उसको सिक्योरिटी चेक जो उसका है वो वहाँ पे उसको मैन्युअली करते हैं, ताकि उसको उस मशीन के थ्रू उसको कोई प्रॉब्लम ना हो. तो वो तभी होता है जब उसके पास हेल्थ सर्टिफिकेट साथ हो जो वो चीज़ मेंशन करती है. अदरवाइज उसको वहाँ पे एयरपोर्ट पे नहीं मानेंगे ये बाईपास करना मशीन को. तो ये चीज़ें जो हैं ये पता होती है ट्रैवल एजेंट्स को, और वो अच्छी तरह से अपने टूरिस्ट को गाइड करते हैं इस मामले में, ताकि उसको रास्ते में कोई दिक्कत न हो, सो दैट ही इज़ कैरिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड ऑन वे. इसी तरीके से देयर आर सम पेशेंट्स हु नीड सम specific type of medication. You know that due to security reasons, there are some things which are not allowed inside the cabin baggage. I think we have discussed that earlier, that in cabin baggage there are certain items which are not allowed. But at the same time, there are some patients which require a particular type of medication.
and that medication is not allowed due to security reason. They can't carry it within the cabin. Maybe some sort of items are in the which are not allowed inside. But maybe a patient is of that nature that he is completely dependent on that medicine during long travel. He has to take it. तो उसमें भी उसको वो चीज़ प्रेस्क्राइब करके देती है एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो डॉक्टर हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट उसको इशू करते हैं कि इसको इस मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी इवन जब वो प्लेन में सफ़र कर रहा है. तो उस केस में उसको वो चीज़ें अलाउ किए जाते हैं. यू गॉट इट. सपोज मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कोई डायबिटिक है तो डायबिटिक केस में उसको मे बी इंसुलिन इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और उसको सरिंज मे बी अदरवाइज कैबिन में नहीं अलाउ करते सरिंज, लेकिन उस केस में उसको वो चीज़ फिर अलाउ की जाती है बिकॉज व्हेन ही इज़ कैरिंग अ वैलिड हेल्थ सर्टिफिकेट विच मेंशंस दैट. तो ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी मायने रखते हैं इस लिहाज से because these things make your travel very convenient when you are carrying the documents which are required so that you don't face any problem once you are set for travel. Okay. तो उसमें जो अब वैक्सीनेशंस की हम बात करते हैं तो वैक्सीनेशंस के लिए कुछ वैक्सीन्स जो हैं जिनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एडवाइस किया है, प्रेस्क्राइब किया है मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लिए, तो वो उसका एक मैनुअल भी बना होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से. तो उसमें चेंज्स भी आते हैं. जैसे आज से 4 महीने पहले तक या 5 महीने पहले तक कोविड ये कोरोना वायरस जैसा कोई नाम नहीं था एज सच, लेकिन इस वक्त ये हर किसी जगह बहुत फेमिलियर है, सारा इंटरनेशनल ट्रैवल रुका है इस वजह से. तो अगर इसमें आने वाले टाइम में कोई वैक्सीन जो जिसको इस वक्त बहुत सारी कंट्रीज़ कोशिश कर रहे हैं कोई वैक्सीन डेवलप करने का, तो जब वो वैक्सीन आ जाएगा तो ये भी एक लाजमी फैक्टर बनेगा ट्रैवल के लिए कि हर किसी को फिर जिसको ट्रैवल करना होगा उसको पहले देखेंगे कि उसने कोविड-19 का वैक्सीन किया है या नहीं. तो दैट विल बी इन फ्यूचर लाइक दैट सॉर्ट ऑफ. सो दीज थिंग्स गेट एडेड. या इसी तरह कुछ साल पहले सार्स ऐड हो गया वो वैक्सीन कुछ कंट्रीज़ के लिए. तो ये चीज़ें जो हैं ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी मॉनिटर करता है साथ साथ, ताकि उनकी एडवाइजरीज पे ये जो है ट्रैवल एजेंसीज़ अपने टूरिस्ट्स को ये 7 डॉक्यूमेंट्स साथ उठाने पे कन्विंस भी करते हैं और एडवाइस भी करते हैं. उसी तरीके से किसी को पेट होता है कोई, बिकॉज देयर आर मैनी पीपल इन स्पेशली इन यूरोप US हु ट्रैवल विद देयर पेट्स. किसी के साथ डॉग होता है, किसी के साथ कैट होती है. तो उन पेट्स को जो उनके लिए एक सेपरेट अरेंजमेंट रहता है, उनको बोर्डिंग का बाकी उनको वो एक प्रोसीजर रहता है, लेकिन उनको भी वो हेल्थ सर्टिफिकेट्स उनको साथ रखने पड़ते हैं उनके लिए. सो दे हैव टू आल्सो टेक केयर ऑफ दैट दोज सर्टिफिकेट्स, क्योंकि देयर आर मैनी डिसीज विच आर एनिमल बॉर्न, मतलब विच आर कैरीड पास थ्रू एनिमल्स. तो उनको भी चेक करते हैं कंट्रीज़ के, अगर किसी कंट्री से कोई एनिमल लेके आता है वो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है या नहीं, तो वो चीज़ें देखी जाती हैं प्रॉपरली. तो उसके अलावा जब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स में सर्टिफिकेट्स की, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी एक लाजमी डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं विजिटर हेल्थ इंश्योरेंस. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज विजिटर मेडिकल इंश्योरेंस, which is a short-term medical insurance policy that visitors to any country purchase to obtain
coverage protection for accidental injury or sickness or illness that occurs during their stay in the host country. That means once their travel starts, this insurance begins, and as soon as they arrive back at their place, then this stops. So it is valid till the time of their travel, and during that, if God forbid, in any case the tourist will meet any accident or will get sick, the entire medical expenses, hospital bills, medicine, etc. will be borne up by the insurance company. तो उसमें ये होता है कि उसमें ट्रैवलर को अपना फिर कोई पैसा देना नहीं पड़ता है, उसका सारा खर्चा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, क्योंकि जिन्होंने वो विजिटर हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट उसको दी होती है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक एवरी एक्सपेंस बिकॉज दे चार्ज समथिंग फॉर दैट, उसमें वो प्रीमियम चार्ज करते हैं, तो उसके बेसिस पे वो उसका मेडिकल की रिस्क उसकी लेते हैं. और ये कुछ कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी डॉक्यूमेंट है. अगर विजिटर हेल्थ इंश्योरेंस उसने नहीं किया हो तो उसको इमिग्रेशन काउंटर पे ही स्टॉप कर लेंगे. अगर उसके पास वीज़ा भी होगा तो उसको बोलेंगे कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट पहले होना चाहिए, विजिटर हेल्थ इंश्योरेंस. इनफैक्ट वीज़ा की गाइडलाइंस में भी वो मेंशन करते हैं कि जब आपको यहाँ आना हो तो आपके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ कंपलसरी रखते हैं विजिटर हेल्थ इंश्योरेंस और विजिटर मेडिकल इंश्योरेंस. उसका रीज़न ये है कि जब कोई किसी कंट्री में जाता है तो अगर उसको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, बीमार हो जाए, तो उसके बाद उसके पास पैसा नहीं है ट्रीटमेंट का, तब क्या होगा इन दैट केस? अगर उसके पास पैसा नहीं है और बीमार हो गया है, उसको एक्सीडेंट हो गया, तब तो वो उस कंट्री की लाइबिलिटी बन जाएगी जिसने उसको वीज़ा दिया है, बनेगी ना, बिकॉज somebody has to take care of that person, and that is why that countries instructs the tourists in advance, travelers in advance, कि if you have to visit our country, you have to mandatorily have a visitor medical insurance, because in that case then medical company, insurance company will take care of that. तो इसीलिए वो उस चीज़ को कंपलसरी बनाते हैं, क्योंकि वो एक ज़रूरी चीज़ है उस वक्त उनको. तो उसके अलावा अच्छा, जो हम मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करते हैं, उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस में फिर और भी चीज़ें आते हैं, क्योंकि अब इसकी एक कॉम्प्रहेंसिव पैकेज बनती है. एक होता था हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस, अब आजकल जो कंपनीज़ हैं वो ट्रैवल इंश्योरेंस करते हैं टूरिस्ट को, क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस में एक बेनिफिट है, ये एक कॉम्बो टाइप की ऑफ़र है. इसमें मेडिकल इंश्योरेंस तो है ही, उसके अलावा भी कुछ चीज़ों का वो इंश्योरेंस करते हैं. सपोज़ ट्रैवल के दौरान अगर किसी की बैगेज लॉस हो जाए, उसका सामान गुम हो जाए, तो ये ट्रैवल इंश्योरेंस एक कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी है, उससे उसको उसके लिए भी पैसा मिलता है. सपोज उसने अपना जो बिलोंगिंग्स हैं, उसने बिलोंगिंग्स दिखाए हैं कि मुझे 1 लाख की बिलोंगिंग्स साथ हैं लगभग, कपड़े, घड़ी, कुछ भी जो भी हैं, नॉर्मली तो वही चीज़ें होते हैं जो पहनने की चीज़ें होते हैं. तो अगर या लैपटॉप है या कुछ है, तो अगर वो चीज़ें उसको रास्ते में गुम गई तो इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा देते हैं ताकि वो चीज़ें फिर से खरीद सके.
तो दैट इज़ ट्रैवल इंश्योरेंस। मगर रास्ते में अगर ड्यूरिंग ट्रैवल ये चीज़ें उसको गुम हो गई तो उसमें ये चीज़ है। या कभी क्या होता है किसी को ट्रैवल इंश्योरेंस में वो भी आता है, सपोज़ किसी को कहीं जाना है लेकिन उसको रास्ते में कुछ सपोज़ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस हुई, रास्ते में ऐसा कुछ ट्रैफिक जैम था जो किसी कारण की वजह से था और उसकी फ़्लाइट मिस हो गई। अब उसकी फ़्लाइट जो थी नॉन रिफंडेबल टिकट थी, तो पैसा उसका ज़ाया हो गया। तो लेकिन इस केस में या आगे उसको होटल में बुकिंग थी और वो होटल बुकिंग भी अब वेस्ट हो गई, अगले दिन उसको फिर होटल में नया पैसा भरना है। तो इस टाइप के इंश्योरेंस में वो रिस्क भी शेयर करती है इंश्योरेंस कंपनी। तो उसमें वो उसको जो उसकी ऑनवर्ड जर्नी की कम टिकट है अब उसके पैसे इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये चीज़ें जो है ये ट्रैवल इंश्योरेंस में आता है, ताकि टूरिस्ट जो है वो माइंड से वो बहुत शांत रहे, उसको कोई टेंशन न रहे कि अगर मेरा चीज़ गुम हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा, क्योंकि वो सारी परेशानियां उसकी लेती है अपने सर पर इंश्योरेंस कंपनी। तो जितनी इंश्योरेंस कंपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेती हैं, जैसे मैंने बोला उसकी बैगेज का इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ये टिकट अगर कोई सपोज़ मिस हो गई फ़्लाइट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उतना इंश्योरेंस कंपनी उसको प्रीमियम चार्ज करती है। बिकॉज मोर रिस्क द इंश्योरेंस कंपनी विल टेक ऑन बिहाफ ऑफ द टूरिस्ट, मोर प्रीमियम विल बी चार्ज फॉर दैट पॉलिसी। तो अगर ये टूरिस्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो उसका प्रीमियम अमाउंट भी बढ़ जाता है, लेकिन उसको कोई परेशानी फिर नहीं रहती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी इज़ देयर टू ऑफर हेल्प। तो दिस इज़ अबाउट these certificates, what we call as health certificates, right? Now, after this we come to the special permits. You know, we have talked about some documents which are very essential, like passport, like visa. They are very essential documents and we have discussed them in detail. But in addition to that, there are some other documents also which are required for specific areas. वो हर किसी एरिया को विजिट करने के लिए नहीं होते हैं, वो कुछ स्पेसिफिक एरियाज के लिए होते हैं, उन एरियाज के लिए जो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज होते हैं। क्या होते हैं? रेस्ट्रिक्टेड एरियाज। तो इसीलिए उनको कहते हैं RAPs, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज परमिट, और जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जिसको कहते हैं PAP, प्रोटेक्टेड एरियाज परमिट। तो ये एरियाज जो हैं इनको किसी वजह से रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसमें बाज़ाबिता एक्ट है जिसके तहत ये एरियाज रेस्ट्रिक्टेड हैं। जैसे हमारे इंडिया में भी ऐसे एरियाज़ हैं और वहाँ पे बाज़ाब्ता एक द फॉरेनर्स जिसको प्रोटेक्टेड एरियाज़ एक्ट 1958 कहते हैं, एंड अंडर दैट एक्ट it is required that all foreigners to obtain a protected area permit to visit certain protected areas in India. Even in some places, Indian citizens also have to take permit to visit such areas. तो उसे कहते हैं ILP, that is inner line permit, जो अपनी कंट्री के सिटीजन को भी उस एरिया को विजिट करने के लिए हासिल करना है। मैं एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे कुछ एरियाज हैं बॉर्डर पे,
और वो एरियाज जो हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, किसी कारण से वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं. मे बी देयर इज़ अ हॉस्टिलिटी बिटवीन टू कंट्रीज and there is a possibility that there may be an explosive laid by the other country. So उसमें सिटीज़न की लाइफ एंडेंजर होगी, जो वहाँ पे जाएगा टूरिस्ट उसकी लाइफ को ख़तरा है. तो इसलिए वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि वहाँ पे मत जाइए कोई, वो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज बनते हैं for the safety and security of the citizens or the travelers. तो फिर उसमें अगर किसी को विज़िट करना है तो उसके लिए बाज़ाब्ता अलग से पास होता है, और वो पास उसको उस अथॉरिटी से जो उसके लिए बनी होती है वहाँ से ऑब्टेन करना है. क्योंकि अगर रेस्ट्रिक्टेड, या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आप देखते हैं यहाँ पर भी, अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कश्मीर में दाची गाम, आप में से कोई गया है दाची गाम? Anybody among you have visited to दाची गाम? No, sir. ओके, तो दाची गाम यहाँ पे हरवन के आगे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे विजिट करने के लिए भी अलग से परमिशन लेना पड़ता है. तो वो भी एक हिसाब से एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया है, क्योंकि वहाँ पे हर कोई ऐसे नहीं जा सकता है, परमिशन लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद जा सकता है. तो उसका भी वजह है क्योंकि वहाँ पे ख़तरा भी है. सपोज़ कोई जाएगा, वहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, तो वो भी ख़तरा है कि किसी को कोई वाइल्ड एनिमल वहाँ पे हमला करे, चाहे बियर हो, लेपर्ड हो या कोई और हो, या वहाँ पे हैबिटेट है एनिमल्स का, तो वो भी ऐसे सपोज ज़्यादा क्राउड लोग जाएंगे वहाँ पे तो वो भी वहाँ पे डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट होगी लोगों की, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो आजकल हम देखते हैं जिसे कहते हैं ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. तो वो चीज़ें आप देखते हैं कि कभी कोई एनिमल ह्यूमन बीइंग पे हमला करता है, तो फिर उसका यही निकलता है रीज़न कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, वो ज़्यादा इंट्रूड करते हैं उनका हैबिटेट जहाँ जो एनिमल्स का होता है. तो फिर उसकी वजह से एनिमल्स कभी बस्ती में उतर जाते हैं, तो फिर ये ऐसी वाक़ात पेश आते हैं. तो इसलिए ऐसे एरियाज़ अब डिमार्केट किए गए हैं इंडिया में भी बहुत सारी जगहों पे, जहाँ पे मूवमेंट बहुत रेस्ट्रिक्टेड है. और अगर जब मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होती हैं तो नेचुरली फिर किसी को जाने के लिए किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी से मिलना है और वहाँ से एक परमिशन हासिल करना है, पास जिसे कहते हैं, एक पास ऑब्टेन करना है. बट वंस दैट पर्सन इज गोइंग टू ऑब्टेन द पास, that time that person is made aware about the do's and don'ts while visiting that area. तो फिर उसको वहाँ पे समझाया जाता है, उस पास पे भी लिखा होता है कि वहाँ पे जब आप विज़िट कर लोगे तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है. सपोज़ अगर कोई गाड़ी में ऐसी जगह विज़िट करता है, उसे कहा जाता है कि वहाँ पे आप हॉर्न नहीं करना, क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, नॉइज़ क्रिएट नहीं होनी चाहिए. या अगर आप कोई चीज़ वहाँ पे खाने की नहीं लेना, या अगर कोई चीज़ खाने की लो तो उसको अपने इसमें डालना जो साथ रखा होगा कुछ बैग. या कुछ लोग जाते थे ऐसी, सपोज अभी हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की बात करते हैं, तो फिर वो वहाँ पे जो एनिमल्स थे उनको डालते थे, कुछ बच्चे उनको चॉकलेट देते थे, ये चिप्स डालते थे. तो चॉकलेट, कैंडीज, चिप्स या कोई और चीज़ जो, क्योंकि एनिमल का अपना खुराक होता है, वो नेचुरल कुछ चीज़ें जो भी खाता है, तो उसको जब ऐसी चीज़ें दी जाती हैं तो उसके हेल्थ पे उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता था.
और बहुत सारे बच्चे जब जाएंगे, बहुत सारे बच्चे बहुत एक एक की थोड़ा सा ही चॉकलेट का एक पीस ही देंगे या बिस्किट का, तो वो बहुत जाएंगे तो वो बहुत क्वांटिटी बनती थी और उससे बहुत सारे एनिमल्स को हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई। तो इसलिए ये कहा गया एडवाइजरी में कि कोई भी चीज़ कोई उनको नहीं देगा खाने के लिए। तो ऐसी चीज़ें ये तब होता है जब रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ इनको बनाते हैं, तभी इनकी जब परमिशन ऑब्टेन करते हैं उस वक्त ये चीज़ें एलॉबरेट की जाती हैं। या एक ही टाइम पे लोग ज़्यादा जाते थे तो क्राउड होता था, तो जब परमिशन लेना होता है तो परमिशन से मूवमेंट रेगुलेट होती है, क्योंकि जब पासेस इशू करते हैं तो वो देखते हैं कि हमने किस टाइम पे कितने लोगों को अलाउ करना है और उसी हिसाब से वो पास देते हैं और उसको टाइम रखते हैं कि किस दिन किस टाइम पे आप विज़िट कर सकते हैं। उससे क्या होता है, उससे जो मूवमेंट है, फ्लो ऑफ पीपल टू दैट प्लेस, वो रेगुलेट होती है। उस मूवमेंट को रेगुलेट तभी कर सकते हैं जब उन एरियाज़ को पहले प्रोटेक्टेड एरिया या रेस्ट्रिक्टेड एरिया बनाया होता है। अदरवाइज अगर प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है, जिसको मर्जी वो तब जाएगा और वहाँ पे फिर कोई रेगुलेशन नहीं होगी मूवमेंट की और क्राउड भी होगा और बाकी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। यू गॉट इट? So that is why these things are very important, and for that separate acts have been passed in the form of the Foreigners Protected Areas Act 1958, and then there was another act that was passed in 1968 about these protected areas. That was a restricted area permit is required for all foreign nationals who plan to visit areas defined as restricted in India. तो इसी तरह से ये कुछ स्टेट्स हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में ये रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर भी बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ मिलता है जम्मू एंड कश्मीर का, तो उसमें भी ये रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ परमिट्स हैं, ताकि क्योंकि कोई कभी एनिमल दूसरी कंट्री की टेरिटरी में घुस सकता है और उसको बाहर दूसरी कंट्री पकड़ेगी, ये जासूस है। तो इसलिए वो एरियाज़ डिमार्केट किए गए हैं रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़, ताकि अगर कोई विज़िट करे तो उसको पूरी तरह से गाइड किया जाता है कि उसको कहाँ तक कन्फाइंड मूवमेंट है उस एरिया में। तो आजकल आप देख रहे हैं जैसे इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख साइड से, तो लद्दाख साइड से भी रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जब फॉरेनर्स पहले भी आते थे तो उनको कुछ एरियाज़ को विज़िट करने के लिए स्पेशल पासेस लेने पड़ते थे। इवन पैंगोंग लेक, जहाँ पे इस वक्त कहते हैं कि चाइनीज़ आर्मी घुस गई है, तो वो एरिया जो है पैंगोंग, वो बहुत खूबसूरत लेक है वहाँ पे, और बहुत सारे फॉरेनर्स जो लद्दाख विज़िट करते थे दे यूज्ड टू गो टू पैंगोंग। लेकिन वहाँ के कुछ एरियाज़ को विज़िट करने के लिए उस वक्त व्हेन आई वाज देयर परमिशन ऑब्टेन करना पड़ता था उनको, जो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती थी उनसे। वो इसलिए क्योंकि वहाँ से फिर चाइना इंडिया बॉर्डर, तो कभी ये हो सकता है कि यहाँ से कोई जाए और वो सीधा चाइना के बॉर्डर के को क्रॉस करे और वहाँ के जो सिपाही हैं वो उसको पकड़ सकते हैं कि इसने ये कोई सिपाही है या कुछ है, isn't it? तो इसलिए उसको ये चीज़ें बताने के लिए कि वहाँ से मूवमेंट आप आगे नहीं करना, सपोज लेक के तक आप जा सकते हैं, उसके आगे उसको पूरा एक्वेंट करने के लिए उन एरियाज़ को रेस्ट्रिक्टेड स्टेटस दिया जाता है, ताकि जो लोग वहाँ पे जाए उनको वहाँ जाने से पहले प्रॉपरली ब्रीफ किया जाए ताकि वो किसी मुश्किल में ना फंसे। तो इसी तरीके से सिक्किम के भी कुछ एरियाज़ हैं जो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में आते हैं, और अरुणाचल प्रदेश की कुछ एरियाज़ हैं, इवन राजस्थान के भी कुछ एरियाज़ हैं,
हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज़ हैं जो रेस्ट्रिक्टेड हैं, इसी उत्तराखंड है, और भी कोई स्टेट्स हैं इंडिया में, कुछ जगह जहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ पाए जाते हैं, और वहाँ जाने के लिए इवन फॉरेनर्स को ही नहीं, अपने सिटीजन्स को भी परमिशन लेना पड़ता है, राइट? जी सर। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं एक टूरिज़्म प्रोफेशनल के लिए जानना, कि ये जो पीएपी जिसको प्रोटेक्टेड एरिया परमिट कहते हैं, और आरएपी जिसे रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट कहते हैं, या आईएलपी जिसे इनर लाइन परमिट कहते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इनकी जो परमिशन है, ये बाज़ाबिता ऐसे परमिट्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स को देते हैं, इवन इन सम केसेस उसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ कंसल्टेशन करनी पड़ती है किसी केस में, क्योंकि सपोज फॉर एग्जांपल मैंने अभी जिक्र किया वहाँ पे लद्दाख साइड के कुछ एरियाज़ की, इजंट इट? सपोज कल को चाइना से कोई टूरिस्ट आ जाएगा और वहाँ घूमने जाएगा, मे बी वो चाइनीज़ टूरिस्ट जो हैं वो चाइनीज़ मिलिट्री का कोई आदमी होगा जिसे चाइनीज़ मिलिट्री ने भेजा होगा इंडिया टूरिस्ट के बेस में, कि आप वहाँ पे जाओ और आप देखो अंदर से वो एरिया प्रॉपरली, इजंट इट? ताकि फिर कल को अगर उनको कोई ऑपरेशन करना हो तो उनको पहले ही पता होगा पूरा उसका मैप। तो उस सूरत में इसीलिए ये रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ होते हैं, तो वो देखते हैं प्रॉपरली, उसमें वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ कंसल्ट करते हैं कि इस आदमी को अलाउ करना है या नहीं, उसकी पूरी क्रेडेंशियल्स देखते हैं, उसको अपनी जो वहाँ पे सपोज चाइना में इंडिया की एम्बेसी है उसके थ्रू उस आदमी के वेयर अबाउट्स वेरीफाई करते हैं कि ये आदमी क्या है, ये मत कोई स्पाई है यहाँ पे, इजंट इट? वहाँ पे क्या करता है ये चाइना में, तो क्योंकि इंडिया की जो एम्बेसी होती है चाइना में, या इसी तरीके से चाइना की एम्बेसी जो इंडिया में है वाइस वर्सा है, तो ये चीज़ें इस हद तक भी जाते हैं कि जहाँ पे परमिशन से पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी कंसल्ट किया जाता है, उनको भी इन्फॉर्म किया जाता है, और उसके बाद उनकी रिकमेंडेशन के बाद वो परमिट दिया जाता है किसी केस में जहाँ पे ना सेंसिटिविटी ज़्यादा है, ओके? या इसी तरीके से एयरपोर्ट्स के अराउंड भी कुछ एरियाज़ होते हैं जो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ स्पेशल परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है, ओके? So you are able to understand it properly? Yes sir. Okay, so this was about these health certificates, special permits, right? Travel insurance. Yes, and anything you would like to discuss or more about it? Now it is open for discussion. You can feel free to ask anything. Okay, now I will give you a small assignment. ठीक है? तो ये असाइनमेंट ये है कि आप देखेंगे, यू कैन मेक यूज़ ऑफ इंटरनेट ऑल्सो, कि कश्मीर में ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं या रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं कौन है कश्मीर में, ओके? तो जो कश्मीर के रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, तो उनको आप लिखेंगे कौन कौन सा एरिया है, और आप ये भी कोशिश करेंगे लिखना कि उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया या उस प्रोटेक्टेड एरिया को विज़िट करने के लिए कहाँ से परमिशन लाना है, ठीक है? So you can search it from the net and you can write it down. Then you can show it to me through this screen share mode. Okay.